नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक की बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। नाम है के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग, हाँ। ये खासकर तब बहुत काम आती है जब हमारे पास ढेर सारा डेटा हो, लेकिन उसमें कोई लेबल्स या मतलब पहले से ग्रुप्स न बने हों। अच्छा। और इसी पर आधारित हमारा आज का सोर्स भी है। हाँ। एक लेख जिसका टाइटल है के मीन्स क्लस्टरिंग, डेटा में छिपे पैटर्न उजागर करना। बढ़िया। तो इसी लेख के आधार पर हम समझेंगे कि ये तकनीक, जो कि एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग तकनीक है, ये कैसे काम करती है। हाँ, और कैसे ये बिना किसी बाहरी मदद के, मतलब बिना लेबल्स के, खुद ही डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स या ग्रुप्स को ढूंढ निकालती है। इसे शायद ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंचे बिखरी हों, अलग अलग रंग की, अलग अलग साइज की, और हमें उन्हें बस देखकर ग्रुप्स में बांटना हो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। की मीन्स कुछ ऐसा ही करता है, पर डिजिटल डेटा के साथ। ठीक है। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे। एक तो ये कि के मीन्स आखिर है क्या चीज, हाँ। ये काम कैसे करता है, इसका पूरा प्रोसेस, हाँ। असल दुनिया में इसके यूज क्या हैं, और एक बहुत जरूरी सवाल कि इसमें वो के जो होता है, यानी कितने ग्रुप्स बनाने हैं, हाँ, के की वैल्यू वो कैसे तय करें, और जाहिर है इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। सुनने में तो काफी मजेदार लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये के मीन्स असल में है क्या, थोड़ा और बताएं इसके बारे में। देखिए, के मीन्स एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम है। अनसुपरवाइज्ड का मतलब सीधा सा है, इसे हम पहले से सही जवाब या लेबल्स नहीं बताते। अच्छा। इसका काम है कि जो भी डेटा इसे दिया गया है उसे के क्लस्टर्स यानी समूहों में बांट दें, और ये के नंबर हम पहले से तय करते हैं। ओके। हर क्लस्टर का अपना एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, और एल्गोरिथम की कोशिश ये रहती है कि हर क्लस्टर के अंदर के पॉइंट्स एक जैसे हों, मतलब आपस में पास हों। और दूसरे क्लस्टर से अलग हो। बिल्कुल। और दूसरे क्लस्टर्स के पॉइंट्स से मोस्टली अलग हों। क्लस्टर के अंदर समानता ज्यादा से ज्यादा और क्लस्टर्स के बीच भिन्नता ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, तो ये अपने आप ही सिमिलैरिटीज ढूंढता है, पर ये करता कैसे है? इसका मतलब तरीका क्या है? इसका तरीका ना दिखने में बड़ा सीधा साधा है। सबसे पहले तो जैसा मैंने कहा, हमें के बताना होता है कितने क्लस्टर चाहिए। ठीक। फिर एल्गोरिथम अंदाजे से, रैंडमली कह सकते हैं, के सेंट्रॉइड्स की शुरुआती पोजीशन तय कर लेता है। अच्छा, अंदाजे से? इसमें गड़बड़ नहीं होती? हो सकती है। इसीलिए आजकल ना सिर्फ रैंडम चुनने की बजाय के मीन्स प्लस प्लस जैसी स्मार्ट तकनीकें आ गई हैं। ये शुरुआती सेंट्रॉइड्स को थोड़ा सोच समझकर चुनती हैं, ताकि एल्गोरिथम सही दिशा में काम करना शुरू करे और बुरे नतीजों से बचा जा सके। ओके, के मीन्स प्लस प्लस। तो ये शुरुआती सेंट्रॉइड्स चुन लिए, फिर? इसके बाद 2 स्टेप्स हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं तब तक जब तक सिस्टम स्थिर ना हो जाए। कौन से 2 स्टेप्स? पहला स्टेप असाइनमेंट। हर एक डेटा पॉइंट को देखा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि वो किस सेंट्रॉइड के सबसे ज्यादा करीब है। दूरी कैसे नापते हैं? आमतौर पर यूक्लिडियन दूरी इस्तेमाल होती है, वही सीधी लाइन वाली दूरी। तो हर पॉइंट अपने सबसे नजदीकी सेंट्रॉइड वाले क्लस्टर का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, सब पॉइंट्स बट गए। हाँ। फिर दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप अपडेट। अब हर क्लस्टर के लिए उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आए हैं उनका औसत यानी मीन निकाला जाता है, और उस क्लस्टर के सेंट्रॉइड को खिसकाकर उस औसत वाली नई जगह पर ले जाया जाता है। अच्छा, मतलब सेंट्रॉइड अपनी जगह बदलता है? हाँ, वो क्लस्टर के नए सेंटर पर चला जाता है, और फिर से पहला स्टेप, सारे पॉइंट्स को दोबारा उनके नए सबसे करीबी सेंट्रॉइड को असाइन करो। और फिर सेंट्रॉइड अपडेट करो। ये चलता रहता है? बिल्कुल। ये असाइन और अपडेट का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक सेंट्रॉइड्स अपनी जगह बदलना बंद ना कर दें। मतलब जब पॉइंट्स का क्लस्टर असाइनमेंट और सेंट्रॉइड की पोजीशन फिक्स हो जाए, स्टेबल हो जाए। और इस पूरी प्रक्रिया का लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य होता है WCCS को कम करना। WCCS मतलब विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। ये क्या है WCS? आसान भाषा में समझें तो ये नापता है कि एक क्लस्टर के अंदर पॉइंट्स अपने सेंट्रॉइड से औसतन कितनी दूर हैं, मतलब कितने बिखरे हुए हैं। WCCS जितना कम होगा, क्लस्टर उतना ही घना, टाइट और अच्छा माना जाएगा। एल्गोरिदम इसी बिखराव को कम करने की कोशिश करता है। समझ गए। तो ये तो हुआ कि ये काम कैसे करता है। अब ये बताइए कि ये असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है। अरे, इसके इस्तेमाल तो बहुत है। सोचे, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं। हाँ, वो हमने ग्राहकों को समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कुछ ग्राहक हमेशा डिस्काउंट ढूंढते हैं, कुछ शायद महंगी चीजें ही खरीदते हैं, कुछ कभी-कभी आते हैं। के मीन्स से ऐसे ग्रुप्स यानी कस्टमर सेगमेंट्स बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये तो होता है।
ऑफर्स भी उसी हिसाब से आते हैं फिर? बिल्कुल। या फिर सुपरमार्केट्स को देखिए, वो ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीजें अक्सर एक साथ खरीदी जाती हैं, जैसे ब्रेड के साथ मक्खन या जैम। इसे मार्केट बास्केट एनालिसिस कहते हैं। अच्छा, और भी हैं, जैसे साइबर सुरक्षा में नेटवर्क में अचानक से कोई अजीब पैटर्न दिखे जो बाकियों से बिल्कुल अलग हो। मतलब कोई गड़बड़? हाँ, वो किसी हमले का संकेत हो सकता है। के मीन्स ऐसे अनोमलीज यानी विसंगतियों को पकड़ने में मदद कर सकता है। अरे वाह! यहां तक कि टेक्स्ट डेटा पे भी काम करता है। जैसे न्यूज आर्टिकल्स का ढेर है तो उनको टॉपिक के हिसाब से ग्रुप कर सकता है, स्पोर्ट्स की खबरें, ये पॉलिटिक्स की वगैरह। इमेज कंप्रेशन में भी रंगों को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कमाल है। इसकी सादगी के बावजूद ये काफी वर्सेटाइल लगता है। हाँ, सादगी और तेजी ये इसकी बड़ी खूबियां हैं। इसीलिए बड़े डेटा सेट्स पर पहली नजर डालने, मतलब एक शुरुआती अंदाजा लगाने के लिए ये बहुत पॉपुलर है। लेकिन वो एक सवाल अभी भी है कि कैसे चुने? मतलब कितने क्लस्टर बनाने हैं? 2, 5, 10 या 50? ये कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल और अहम सवाल है और इसका कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है। लेकिन एक बहुत पॉपुलर तरीका है जिसे एल्बो मेथड कहते हैं। एल्बो मेथड? कोहनी वाला मेथड? हाँ, वही। इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग के की वैल्यूज के लिए के मीन्स एल्गोरिदम चलाते हैं। मान लीजिए k = 1, फिर k = 2, k = 3, ऐसे करते हुए शायद k = 10 या 15 तक। और हर बार क्या देखते हैं? हर k के लिए हम उस WCSS वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी, क्लस्टर के अंदर का बिखराव। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग k के लिए WCS वैल्यू आ गई। फिर इनका एक ग्राफ बनाते हैं। एक्स एक्सिस पर k की वैल्यू 1, 2, 3 और वाई एक्सिस पर WCSS की वैल्यू। अच्छा, ग्राफ कैसा दिखता है? आमतौर पर जब आप k बढ़ाते हैं तो WCSS कम होता जाता है। शुरू में तेजी से कम होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद गिरावट बहुत धीमी हो जाती है। ग्राफ ऐसा लगता है जैसे किसी की मुड़ी हुई कोहनी हो। अच्छा, इसीलिए एल्बो मेथड। बिल्कुल, वो पॉइंट जहां ग्राफ का ढलान अचानक से कम हो जाता है वही एल्बो पॉइंट कहलाता है। ये वो जगह है जहां एक और क्लस्टर जोड़ने से WCSS में कोई खास कमी नहीं आ रही, मतलब और क्लस्टर जोड़ने का फायदा कम हो गया है। तो वही k की वैल्यू चुन लेनी चाहिए। हाँ, अक्सर वो एल्बो पॉइंट वाला k एक अच्छा कैंडिडेट माना जाता है। ये एक गाइडलाइन देता है। ये तो काफी बढ़िया तरीका लगा k ढूंढने का। अब फायदे तो हमने देखे, सरल है, तेज है, कई जगह काम आता है। क्या इसकी कुछ कमियां या लिमिटेशंस भी हैं? हाँ, बिल्कुल है। परफेक्ट तो कुछ नहीं होता। पहली कमी तो यही है कि हमें k की वैल्यू पहले से बतानी पड़ती है, और एल्बो मेथड हमेशा एकदम क्लियर कट एल्बो नहीं दिखाता। दूसरी, ये शुरू में सेंट्रॉइड कैसे चुने गए थे उस पर काफी निर्भर करता है। अगर शुरुआती अंदाजा खराब हुआ तो नतीजा भी गड़बड़ हो सकता है। हालांकि जैसा हमने कहा, k मीन्स ++ इसमें कुछ मदद करता है। और एक बड़ी लिमिटेशन यह है कि k मीन्स ये मानकर चलता है कि क्लस्टर गोल, स्फेरिकल या कॉन्वेक्स शेप के होंगे और उनका साइज भी करीब करीब बराबर होगा। मतलब अगर असल डेटा में क्लस्टर लंबे हों या टेढ़े मेढ़े हों तो k मीन्स उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाएगा। वो उन्हें भी गोल हिस्सों में काटने की कोशिश करेगा। और हाँ, ये आउटलायर से भी बहुत प्रभावित होता है। मतलब अगर कुछ पॉइंट्स बाकी सबसे बहुत ही अलग थलग पड़े हैं तो वो सेंट्रॉइड की पोजीशन को अपनी तरफ खींच सकते हैं और क्लस्टरिंग बिगाड़ सकते हैं। अच्छा, ये तो जरूरी बातें हैं ध्यान रखने वाली। तो इन कमियों के बावजूद अगर किसी को k मीन्स इस्तेमाल करना हो तो उसे असरदार बनाने के लिए क्या टिप्स हैं? कुछ जरूरी चीजें हैं। एक तो है डेटा स्केलिंग। अगर आपके डेटा में अलग अलग फीचर्स का स्केल बहुत अलग है, जैसे एक फीचर 0 से 1 के बीच है और दूसरा हजारों में, तो बड़े स्केल वाला फीचर हावी हो जाएगा। इसलिए अक्सर फीचर्स को स्केल करना पड़ता है, जैसे उन्हें 0 से 1 के बीच ले आना। ओके, स्केलिंग। और आउटलायर्स का क्या करें? आउटलायर्स को या तो पहचान कर हटाया जा सकता है अगर वो गलती से आए हों, या फिर उन्हें हैंडल करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं ताकि वो ज्यादा असर ना डालें। ठीक है। और जैसा कहा, k मीन्स ++ का इस्तेमाल करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। एक और टिप है कि एल्गोरिदम को कई बार अलग अलग रैंडम स्टार्ट के साथ चलाकर देखा जाए और जो सबसे अच्छा नतीजा दे, सबसे कम WCS वाला, उसे चुना जाए। और क्लस्टर बनने के बाद? हाँ, बनने के बाद उनकी क्वालिटी को जांचना भी जरूरी है। इसके लिए सिल्हूएट स्कोर जैसे मैट्रिक्स हैं। ये बताते हैं कि पॉइंट्स अपने क्लस्टर में कितने अच्छे से फिट होते हैं और दूसरे क्लस्टर से कितने अलग हैं। बढ़िया। तो कुल मिलाकर देखें तो k मीन्स क्लस्टरिंग वाकई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक, कह सकते हैं, आधारशिला है। बिल्कुल, एक फंडामेंटल टूल है। एक सरल लेकिन काफी शक्तिशाली तरीका है
खासकर जब हमारे पास बिना लेबल वाला डेटा हो और हमें उसमें कुछ छिपे हुए ग्रुप्स या पैटर्न्स को उजागर करना हो। एकदम सही कहा। कस्टमर सेगमेंटेशन से लेकर इमेज कंप्रेशन तक ये जटिल डेटा को समझने में हमारी मदद करता है। बस जरूरी ये है कि हम समझे कि ये काम कैसे करता है, कैसे चुनना है और सबसे जरूरी इसकी सीमाएं क्या हैं। हाँ, जैसे वो गोल क्लस्टर वाली बात। बिल्कुल, उन सीमाओं को ध्यान में रखकर ही हम इसका सही और प्रभावी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर, सोचे कि अगर के मीन्स गोल या एक जैसे आकार के क्लस्टर्स के साथ सबसे अच्छा काम करता है, तो फिर उन असली दुनिया के डेटा सेट्स का क्या होता है जिनमें कुदरती तौर पर ज्यादा जटिल, टेढ़े-मेढ़े आकार के या अलग-अलग घनत्व वाले समूह होते हैं। अच्छा सवाल है। ऐसी डेटा में छुपी हुई संरचनाओं को, इन पैटर्न्स को बेहतर ढंग से कैसे खोजा जा सकता है? कौन सी दूसरी तकनीकें या अप्रोच काम आ सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।